नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर जनरल स्टडी के वे क्वेश्चन जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स या किसी भी स्टेट की पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है अगर आप इसे यूटिलाइज करते हैं प्रैक्टिस के रूप में। और बाद में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने इस वीडियो में जितने क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे थे कितने क्वेश्चन आप सही अटेम्प्ट कर रहे हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग जूट क्रॉप। इस क्वेश्चन में आपसे जूट क्रॉप के बारे में पूछा जा रहा है और उसके रिगार्डिंग में ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, द जूट प्रोडक्शन इन इंडिया इज मेनली कंसंट्रेटेड इन ईस्टर्न स्टेट। यानी कि जूट का जो प्रोडक्शन होता है हमारी कंट्री में, ये ऐसा बोला जा रहा है कि जो ईस्टर्न स्टेट है सबसे ज्यादा वहीं होता है, मतलब इस एरिया में कंसंट्रेटेड है ये प्रोडक्शन जूट का। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिजीम ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड द जूट क्रॉप। यानी कि जो हमारी कंट्री में एमएसपी जो दी जाती है, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो दी जाती है, उसके अंदर जूट क्रॉप को इंक्लूड नहीं किया जाता, ऐसा आपसे सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। तो ये दो स्टेटमेंट आपके सामने है, आपको चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है और उसी के अकॉर्डिंग आपको ये आंसर बताना है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, इसमें आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मीन्स दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें, वैसे तो इसका आंसर ऑप्शन ए है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है, सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट गलत है। अब डिटेल में जान लेते हैं जूट क्रॉप के बारे में। हमारी कंट्री में जूट जो होता है, जूट इसका इस्तेमाल काफी ज्यादा किया जाता है बैग, मैट, रोप, यान और कारपेट जैसी चीजों को बनाने के लिए। इसे हमारी कंट्री में गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है और ये नेचुरल फाइबर है, तो इसका नुकसान कुछ भी नहीं होता और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, आप ये समझ सकते हैं। अगर हम ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो ये वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये कुछ स्टेट है जहां पे जूट प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें आपसे ये बोला गया कि एमएसपी की जूट क्रॉप को एमएसपी की जो लिस्ट होती है, यानी कि हमारी कंट्री में मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो दिया जाता है उसके अंदर जूट को इंक्लूड नहीं किया जाता है, ये बात आपसे सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है, जो कि ये बात भी गलत है। अब गलत क्यों है ये जान लेते हैं। इसमें यह है कि अभी रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ने एक डिसीजन लिया है कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने एक डिसीजन लिया है कि जितने भी फूड ग्रेन की जो पैकेजिंग होगी वो सबकी सब जूट के अंदर होगी 100%। अगर शुगर की जो पैकेजिंग होगी वो 20% जूट बैग की होगी। यानी कि आप ये समझ सकते हो कि कैबिनेट कमेटी जो है, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट जो है, इस जूट प्रोडक्ट को प्रमोट करने का काम कर रही है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो बात की जा रही है जूट के बारे में कि नहीं दिया जाता है, ये बात गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो वेस्ट बंगाल से लेकर के इधर आंध्र प्रदेश तक का जो एरिया है, इस एरिया में सबसे ज्यादा जूट प्रोडक्शन किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ये हो जाता है। एमएसपी का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है कि अपने तरफ से एक प्राइस सेट कर देती है किसी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर और फार्मर को एक बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए कि सपोज उसने कोई एक लागत लगाई, अपनी कॉस्ट लगाई और किसी चीज का वो प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं, और उसे मार्केट से अगर वो कोई प्राइस ना मिल पाए जो डिजर्व करते हैं वो, तो गवर्नमेंट उसके लिए एक मिनिमम प्राइस फिक्स कर देती है कि अगर कोई मार्केट में उसका सेल आउट नहीं हो पाता कोई भी उसका प्रोडक्ट, तो गवर्नमेंट खुद उसे परचेज कर लेगी। तो ये होता है एमएसपी, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। विद रेफरेंस टू कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नेशनल कैपिटल रीजन यानी कि एनसीआर के अंदर पॉपुलेशन को मैनेज करने के लिए, एयर क्वालिटी के मैनेजमेंट के लिए जो एक कमीशन बनाया गया, उसके रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। According to first statement, it is statutory authority that will replace non-statutory environment pollution prevention and control authority, जिसे शॉर्ट में EPCA आप बोल सकते हो। यानी कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि रिप्लेस कर रही है नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी को और जिसका नाम है EPCA। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट विल हैव एक्सपर्ट फ्रॉम सेंट्रल पॉपुलेशन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि CPCB
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो एंड सिविल सोसाइटी। और इस बॉडी के अंदर जो लोग या मेंबर होंगे उसके बारे में बोला जा रहा है वो सीपीसीबी की तरफ से, इसरो से, और इसरो के अलावा जो सिविल सोसाइटी है यानी कि मतलब जो नॉर्मल जो लोग हैं उसके अंदर जो एक्सपर्ट लोग हैं वो इस कमेटी के मेंबर होंगे, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। इस एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन के बारे में आपसे बताया जा रहा है। तो आपको बताना है कि भी इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। इसके नीचे एक थर्ड स्टेटमेंट और है जिसमें आपसे बोला जा रहा है द कमीशन विल नॉट हैव द पावर टू इशू डायरेक्शन टू द स्टेट यानी स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी तरह के डायरेक्शन देने के लिए इस कमीशन के पास कोई पावर नहीं होगा, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट बोला जा रहा है। तो ये तीन स्टेटमेंट आपके सामने, तीनों स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये आपको चूज करना है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सिर्फ करेक्ट है। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि तीनों ही स्टेटमेंट 1, 2, 3 करेक्ट है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें यानी कि एनसीआर रीजन में, नेशनल कैपिटल रीजन में एयर क्वालिटी के इंप्रूवमेंट के लिए एक कमीशन बनाया जा रहा है ताकि जो एयर इंडेक्स है यानी कि एयर क्वालिटी जो हमारे इस दिल्ली और दिल्ली के आसपास का जो एरिया है जहां अक्सर आपने सुना होगा कि पराली जलाने से एनवायरनमेंट खराब हो रहा है यहाँ पे और पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है, तो उसे उस इन्वायरमेंट को ठीक ठाक करने के लिए एक कमीशन बनाया गया है। और इस कमीशन के अंदर जो मेंबर हैं, जो एक्सपर्ट होंगे, वो सीपीसीबी यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसरो और सिविक सोसाइटी से मेंबर लिए जाएंगे। यानी कि आप ये बोल सकते हो ये वाला जो स्टेटमेंट सेकंड है ये बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद ये बोला गया फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको कि इसके अंदर जो कमीशन है ये कमीशन एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, यानी कि इसे स्टैच्यूटरी बॉडी का मतलब ये कि लॉ पास करके इसे बनाया गया है, और इसे नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है उसको ये रिप्लेस करने वाली है जिसका नाम ईपीसीए है। ईपीसीए का मतलब है इन्वायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है उसको ये रिप्लेस करने वाली है। ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की जिसमें आपसे बोला गया कि इस कमीशन को स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी तरह का डायरेक्शन देने का पावर नहीं होगा, जो कि बात गलत है। यानी कि ये जो कमीशन है इस कमीशन को हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश यानी कि दिल्ली के आसपास के जो स्टेट है उन सारे स्टेट को एक गाइडलाइन देने या डायरेक्शन देने का पूरा पावर है ताकि एयर क्वालिटी को इंप्रूव किया जा सके दिल्ली एनसीआर रीजन के आसपास। तो आप ये बोल सकते हो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, थर्ड गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेनिफिट अंडर द इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस स्कीम। हमारी कंट्री में इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस स्कीम के तहत कुछ इंस्टीट्यूट को कुछ बेनिफिट पहुंचाने के लिए या आप कहेंगे एजुकेशन का सिस्टम ठीक करने के लिए हायर लेवल पर ये एक तरह से स्कीम लाई गई है, एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ठीक है। उसके रिगार्डिंग में आपके पास ये कुछ स्टेटमेंट है और आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की कि फ्रीडम ऑफ रिक्रूटिंग द फैकल्टी फ्रॉम अब्रॉड इन इंडिया, यानी कि इस के अंदर इसको पावर होगी इस इंस्टीट्यूट को कि वो बाहर से किसी को भी एक्वायर कर सकते हैं, किसी को भी ये रिक्रूट कर सकते हैं एज ए फैकल्टी मेंबर अपने इंस्टीट्यूशन में। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि एडिशनल फंडिंग अप टू 1000 करोड़ फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उसे 1000 करोड़ रुपए का ये ग्रांट दिया जाएगा ताकि वो जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसको इसकी जो क्वालिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसे इंप्रूव कर सके। थर्ड आपसे बोला जा रहा है कि नो लिमिटेशन ऑन एडमिटिंग फॉरेन स्टूडेंट, यानी कि इसके अंदर फॉरेन स्टूडेंट कितने भी एडमिशन करवा सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं सेट किया गया है। और फोर्थ स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि रेगुलर इंस्पेक्शन बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसे शॉर्ट में हम यूजीसी बोलते हैं, यानी कि यूजीसी क्या करेगी, रेगुलर बेसिस पर इस इंस्टीट्यूट का इंस्पेक्शन किया करेगी कि भाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ पे ठीक ठाक दे रही है नहीं दे रही है इंस्टीट्यूट, इसे चेक करने के लिए रेगुलर बेसिस पे इंस्पेक्शन करेगी। ये फोर्थ स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है। तो ये 4 स्टेटमेंट है, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट एंड सेकंड जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि तीनों ही स्टेटमेंट यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये 3 स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो अगर हम बात करें इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस, तो हमारी कंट्री में मैं गवर्नमेंट सेक्टर के इंस्टीट्यूशन की कुछ एग्जांपल में आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि आईआईटी बॉम्बे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलुरु और आईआईटी दिल्ली, ये कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस की कैटेगरी के अंदर आते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट 2019 में हमारी कंट्री में लाया गया था।
अभी रिसेंटली के केस ये आया है कि भी एक न्यूज आई है कि जो ओपी जिंदल ग्लोबल इंस्टीट्यूट जो है उसे इस कैटेगरी के अंदर डाल दिया गया है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस की जो कैटेगरी है उस टैग के अंदर इस इंस्टीट्यूशन को भी अंदर डाला गया अभी रिसेंटली, जिसकी वजह से ये टॉपिक आपके लिए एक करंट अफेयर का एक इशू बन जाता है, एक क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। और इसके अंदर हमारी कंट्री में 2019 से अब तक अगर हम बात करें तो ऐसे 13 इंस्टीट्यूशन है जो इस कैटेगरी के अंदर अभी आते हैं। ठीक है, यानी कि आप ये समझ सकते हो कि इसे 2019 में ये स्कीम लाई गई थी जिसके अंदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बेनिफिट पहुंचाने के लिए, ठीक है, उसकी क्वालिटी जो है उनकी इंप्रूव करने के लिए, उसे इंटरनेशनल लेवल पे रैंकिंग को सुधार करने के लिए ये इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस का कॉन्सेप्ट हमारी कंट्री में लाया गया था। अब इस तरह के जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उसे किस तरह के बेनिफिट दिए जाते हैं, अब उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इस तरह के जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उसे एडिशनल फंडिंग प्रोवाइड की जाती है अप टू 1000 करोड़, यानी कि आप ये बोल सकते हो सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। उसके बाद इसमें यह भी होता है कि इस इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए जो एकेडमिक हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो या फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होती है कि ये अपनी तरफ से डिसीजन ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो इंस्टीट्यूशन होते हैं इसे फ्रीडम होती है रिक्रूट करने की, फॉरेन से किसी भी फैकल्टी को रिक्रूट करने की फ्रीडम तो होती है, पर यह ध्यान में रखना होता है लिमिट कि 25% होने चाहिए जो बाहर से हो। ठीक है, ये एक चीज को फोकस करना है। उसके बाद अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो जैसा आपसे बोला गया कि अनलिमिटेड कितने भी स्टूडेंट ऐड कर सकते हैं, नहीं, इसमें एक फिक्स किया गया है कि मैक्सिमम 30% स्टूडेंट हो वही बाहर से हो सकते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हो कि 70% स्टूडेंट इंडियन होंगे, 30% जो स्टूडेंट होंगे वो फॉरेनर होंगे। तो यानी कि आप ये बोल सकते हो कि ये थर्ड स्टेटमेंट है ये गलत हो गया। अच्छा, फोर्थ स्टेटमेंट की बात करें जिसमें आपसे बोला गया कि भी यूजीसी इसके अंदर इंस्पेक्शन करेगी रेगुलर बेसिस पर, जो कि बात गलत है। यानी कि यूजीसी इसके ऊपर इंस्पेक्शन नहीं करेगी कि किस तरह की एक्टिविटी यहां परफॉर्म हो रही है, इसके ऊपर यूजीसी का इसका कोई लेना देना नहीं रहेगा। यानी कि आप ये बोल सकते हो फोर्थ स्टेटमेंट भी गलत है। बाकी एक पावर और होती है इनके पास ये होता है कि फ्रीडम होती है इनको किसी भी तरह का कोर्स चलाने और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की इनके पास पावर होती है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है, यानी कि हमारा आंसर सी हो जाता है करेक्ट, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होने। थर्ड और फोर्थ में गड़बड़ है। फोर्थ में ये कि यूजीसी इंस्पेक्शन नहीं करेगी, और अगर हम थर्ड की बात करें तो भी ये फॉरेन से जो स्टूडेंट आई ओनली 30% ही स्टूडेंट आ सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाता है। विद रेफरेंस टू करेंसी डिप्रेशन कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, करेंसी डिप्रेशन क्या होता है उसके बारे में आपके पास ये कुछ स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1 में आपसे बोला जा रहा है इट इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी इन द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। एक्सचेंज रेट सिस्टम यानी कि जैसे आप जानते हैं कि अभी अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो डॉलर का जो प्राइस है, यानी कि अगर आप डॉलर परचेज करना चाहें यानी कि $1 जो होता है वो लगभग 74-75 के आसपास चल रहा है। ठीक है, 74-75 के पास चल रहा है। यानी कि आप ये समझ सकते हो कि हमारी जो करेंसी रुपीज है, अगर हम 74 रुपीज देते तब जाके हमें $1 मिलेगा। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि जब आप एक्सचेंज करते हो तो आपकी जो करेंसी है उसमें नुकसान होता है आपको। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है इट डिस्करेज कंट्रीज एक्सपोर्ट एक्टिविटी, यानी कि ये जो होता है कि हमारी कंट्री की जो एक्सपोर्ट एक्टिविटी है उसको ये डिस्करेज करती है जब हमारा डिप्रेशन होता है हमारी करेंसी के अंदर। डिप्रेशन का मतलब होता है कि डाउनफॉल। ठीक है, ये समझ सकते हैं। तो ये दो स्टेटमेंट आपके सामने, आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है अकॉर्डिंग करेंसी डिप्रेशन को ध्यान में रखते हुए। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर हम बात करें अपनी इंडियन करेंसी की, ठीक है, इंडियन करेंसी को कंपैरिजन करें किसी और करेंसी की, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यूएसए का डॉलर ले लेता हूं, ठीक है, इन दोनों को कंपैरिजन कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि 74 के आसपास सपोज कर लीजिए कि भी $1 आता है। ठीक है, $1 इज इक्वल टू 74 रुपीज है, समझने के लिए। तो डाउनफॉल यहाँ पे क्या होता है, करेंसी डिप्रेशन का मीनिंग ये होता है कि जब भी हम करेंसी को एक्सचेंज कराते हैं तो हमें कम वैल्यू मिलती है। यानी कि अगर आप 74 रुपीज देते हो तब जाके आपको $1 मिलता है। यानी कि जब आप फॉरेन टूर पे अगर आप जाते हो तो आपके लिए वो एक्सपेंसिव हो जाता है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव इसलिए हो जाता है क्योंकि जब आपने करेंसी को एक्सचेंज करवाया तो उस फ्लोटिंग एक्सचेंज प्रोसेस में आपको लॉस हुआ। ठीक है, इसीलिए इसे करेंसी डिप्रेशन बोला जाता है। तो आप ये बोल सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की।
तो सेकंड स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है कि ये जो फ्लोटिंग जो होती है, यानी कि जो आप एक्सचेंज करते हो, इसमें करेंसी का जो लॉस होता है हमें, इसके बारे में बोला जा रहा है कि ये हमारे एक्सपोर्ट एक्टिविटी को डिस्करेज करती है। अब समझते हैं इसमें एक्सपोर्ट में हमें बेनिफिट होता है, लॉस होता है। मान लीजिए आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं और उसे अपनी कंट्री में सेल ना करके किसी दूसरी कंट्री, सपोज कर लीजिए यूएसए में सेल करते हैं उसे, ठीक है। अच्छा, आपके यहाँ पे कॉस्ट मान लीजिए 5 रुपीज या 74 रुपीज कॉस्ट है, मान लेते हैं कि 74 रुपीज कॉस्ट है, तो आपकी कॉस्ट इतनी है, ठीक है। मान लीजिए अगर हमारी करेंसी का डाउनफॉल होता है, 74 से 80 रुपीज कॉस्ट चला जाता है, ठीक है, यानी कि आपको क्लियर दिख रहा है कि हमारी करेंसी में क्या लॉस हो रहा है। लेकिन जब आप इसे दूसरी कंट्री में सेल करते हैं तो आपको क्लियर दिख रहा है कि 74 रुपीज का तो आपने कॉस्ट लगाया, लेकिन जब आप इसे बाहर सेल करेंगे, यानी कि $1 आएगा आपके पास, और $1 किसके इक्वल है, 80 रुपीज के इक्वल है, तो आपको क्लियर दिख रहा है कि आपको 6 रुपीज का बेनिफिट हो रहा है। तो यानी कि आप ये समझते हैं कि भी करेंसी डेप्रिसिएशन का हमारी कंट्री को बेनिफिट जब होगा जब हम एक्सपोर्ट एक्टिविटी करेंगे। यानी कि आपको ये बोल सकता हूं कि ये डिस्करेज नहीं करता, ये एक्सपोर्ट एक्टिविटी को इंकरेज करता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। इसी के अपोजिट होता है करेंसी एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन में उल्टा हो जाता है कि हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है, तब हमें एक्सपोर्ट करने की जगह तब हमें इंपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू डैम रिहेबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी कि इस क्वेश्चन में आपसे ड्रिफ्ट यानी कि डैम रिहेबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है। उसके रिगार्डिंग में ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, जिसमें आपसे बोला जा रहा है, इट इन्विकेट्स द रिपेयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ डैम प्रोजेक्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ओनली। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का मतलब है जो 7 सिस्टर और 1 ब्रदर जो बोला जाता है, यानी कि आप सिक्किम से स्टार्ट करके उधर अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और फिर मेघालय, ये जो स्टेट्स हैं, ये जितने की और त्रिपुरा भी, ये जितने भी स्टेट हैं, इन्हें ईस्टर्न स्टेट की कैटेगरी में आप डाल सकते हैं। तो आपसे बोला जा रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है वहीं पर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि इट इज बीइंग फंडेड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, यानी कि AIIB और वर्ल्ड बैंक यानी कि WB बोल सकते हो, कि ये दो जो इंस्टीट्यूशन है ये इस तरह के प्रोजेक्ट को चलाने के लिए फंड प्रोवाइड करने का काम करते हैं एज पर स्टेटमेंट 2। तो आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका आंसर सेकंड यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। अब डिटेल में जानते हैं करेक्ट क्यों है। हमारी कंट्री में डैम रिहेबिलिटेशन इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट है जिसे 2012 में हमारी कंट्री में लाया गया था, इंप्लीमेंट किया गया था, और टारगेट रखा गया कि 2018 तक हम लोग हमारी कंट्री में 736 डैम जो है उसको रिहेबिलिट करेंगे, यानी कि उसको रिपेयर करेंगे, उसे ठीक ठाक कर देंगे, ये टारगेट रखा गया था, ठीक है। लेकिन 18 में ये कंप्लीट नहीं हो पाया, तो इसकी वजह से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 2020 तक हम लोग क्या करेंगे, इस टारगेट को अचीव करेंगे। और इसमें जो फंड है, फंड में भी ऐसा लगा कि फंड में कमी है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, फंड भी इंक्रीज कर दिया ताकि इस वर्क को, इस टारगेट को अचीव किया जा सके, ठीक है। तो ये है टोटल, आप बोल सकते हो कि डैम सेफ्टी बिल हमारी कंट्री में, ठीक है, जिसके 2019 में बिल आया था, उस बिल के अकॉर्डिंग इसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई, डेडलाइन एक्सटेंड कर दी गई थी, और इसमें फंड भी इंक्रीज कर दिया गया था। और जब इसे इनिशियली जो लाया गया था 2012 में लाया गया था और टारगेट 2018 रखा गया था। अच्छा, अब बात करते हैं कि किन किस स्टेट में इसे इंप्लीमेंट करने का टारगेट रखा गया था। तो इसे रखा गया था झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, ये कुछ स्टेट है जहां पे इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने का टारगेट रखा गया था। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि जो आपसे बोला गया कि ये सिर्फ फोकस करती है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के ऊपर, बिल्कुल गलत बात है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट नहीं, आप देख सकते हैं ये सारे स्टेट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से अलग है। तो आप ये बोल सकते हो जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमको दिया गया था वो गलत दिया गया था। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। तो सेकंड स्टेटमेंट बोला गया कि इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक के साथ साथ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ये इस प्रोजेक्ट में फंड प्रोवाइड करने का, यानी कि फाइनेंस करने का काम कर रही है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। तो आप ये बोल सकते हो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। इट मींस हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा।
अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि हमारी कंट्री में कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि वर्ल्ड बैंक के थ्रू, ठीक है, हमारी कंट्री में रन किए जा रहे हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन आपके लिए ये है कि वर्ल्ड बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जो ये दोनों बैंक हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कहाँ इसकी स्टैब्लिश्ड हुआ था, कौन से ईयर में, आज इसका जो कह सकते हो सेक्रेटरीट या हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इस तरह की चीजें आपको इसके बारे में डिटेल में स्टडी करके कमेंट करना है। यानी कि आपको आप ये बताना है कि हमारी कंट्री में वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड कौन कौन से प्रोजेक्ट या स्कीम चलाए जाते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन ये है। नंबर 2 में आपको कि वर्ल्ड बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में स्टडी करना है। इसके बारे में कमेंट करके आपको इसकी जानकारी देनी है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करिए, और हाँ, नेक्स्ट वीडियो इसका जरूर देखिएगा जो मैं नेक्स्ट डे कल लेके आऊंगा, ठीक है। कुछ सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हैं। वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके, और अपना कमेंट करके स्कोर लिखना ना भूलें।